नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। एफआईआई कहाँ खरीदारी कर रहे हैं ये देख के आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि एफआईआई किस शेयर में खरीदारी कर रहे हैं और किस शेयर में बिकवाली कर रहे हैं। और जब ये डेटा आप देखोगे तो आप सोचने को जरूर मजबूर हो जाओगे कि जो आप मार्केट में देख रहे हो और जो आप मार्केट में सुन रहे हो उसके अपोजिट क्यों हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे देश के जो इतने भी बड़े बड़े एफआईआई हैं और उनकी नेटवर्थ के बारे में जानते हैं। पहले नंबर पे आता है यूरोपिक ग्रोथ फंड, जिसने लगभग 68,966 करोड़ इन्वेस्ट कर रखे हैं 11 कंपनीज के अंदर। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, जिसने लगभग 61,675 करोड़ इन्वेस्ट कर रखा है 37 कंपनी के अंदर। उसके बाद दोस्तों आता है इंडिया कैपिटल फंड लिमिटेड, जिसने लगभग 22,337 करोड़ इन्वेस्ट कर रखा है 124 कंपनी के अंदर। उसके बाद दोस्तों आता है वैनगार्ड फंड, जिसने लगभग 21,092 करोड़ इन्वेस्ट कर रखा है 21 कंपनी के अंदर। उसके बाद दोस्तों आता है ओपन हेमियर डेवलपिंग मार्केट फंड, जिसने लगभग 18,665 करोड़ इन्वेस्ट कर रखा है 5 कंपनीज के अंदर। उसके बाद दोस्तों आता है गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, जिसने लगभग 16,614 करोड़ इन्वेस्ट कर रखा है 67 कंपनी के अंदर। और दोस्तों उसके बाद आता है नालंदा इंडिया फंड लिमिटेड, जिसने लगभग 11,051 करोड़ इन्वेस्ट कर रखा है 23 कंपनी के अंदर। अब दोस्तों कुछ पॉपुलर एफआईआई हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले नंबर पे आता है दोस्तों नोमुरा इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड, जिसने लगभग 1804 करोड़ रुपए लगा रखे हैं 14 कंपनी के अंदर। उसके बाद दोस्तों आता है ज्वालामुखी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग, जिसने लगभग 1724 करोड़ रुपए लगा रखे हैं 11 कंपनी के अंदर। उसके बाद दोस्तों आता है आसिया इंस्टीट्यूशनल पार्टनर एलपी, जिसने लगभग 1635 करोड़ रुपए लगा रखा है 26 कंपनी के अंदर। उसके बाद दोस्तों आता है मैथ्यूज इंडिया फंड, जिसने लगभग 1618 करोड़ लगा रखा है 14 कंपनी के अंदर। उसके बाद दोस्तों आता है गोल्डमैन सैक, जिसने 1484 करोड़ रुपए लगा रखे हैं 34 कंपनी के अंदर। उसके बाद आता है दोस्तों पिन ब्रिज इन्वेस्टमेंट जीएफ मोरिसिस लिमिटेड, जिसने लगभग 1352 करोड़ लगा रखे हैं 10 कंपनी के अंदर। उसके बाद आता है दोस्तों एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड, जिसने लगभग 1234 करोड़ लगा रखे 17 कंपनी के अंदर। और दोस्तों लास्ट आता है पीआई अपॉर्चुनिटी फंड, जिसने लगभग 1163 करोड़ रुपए लगा रखे हैं 21 कंपनी के अंदर। अब देखते हैं दोस्तों हम यूरोपिक ग्रोथ फंड ने कहां कहां इन्वेस्ट कर रखा है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, यूरोपिक ग्रोथ फंड ने एक्सिस बैंक के अंदर अपनी स्टेक इंक्रीज की है और एचडीएफसी बैंक के अंदर अपनी स्टेक डिक्रीज की है। तो ये काफी सरप्राइजिंग है। उसके बाद दोस्तों आप जैसा कि देख पा रहे हो, अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उन्होंने लगभग 2.77% की हिस्सेदारी खरीदी है, 1510 करोड़ इन्वेस्ट किया है। तो ये भी काफी सरप्राइजिंग है मेरे लिए और हो सकता है आपके लिए भी हो। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की पोर्टफोलियो क्या है। दोस्तों इन्होंने लगभग सभी काफी कंपनियों के अंदर स्टेक डिक्रीज किया है और खरीदारी कोई नहीं की। उज्जैन फाइनेंशियल सर्विस के अंदर इसने डिक्रीज किया है, आईटीसी के अंदर डिक्रीज किया है, एक्सिस बैंक के अंदर डिक्रीज किया है, हाउसिंग एचडीएफसी के अंदर डिक्रीज किया है, इंडोरेंस टेक्नोलॉजी के अंदर डिक्रीज किया है और इन्फोसिस के अंदर डिक्रीज किया है। और उसके अलावा इन्होंने कहीं खरीदारी नहीं की। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आता है इंडिया कैपिटल फंड पोर्टफोलियो के बारे में जानते हैं। दोस्तों इन्होंने लगभग अपनी स्टेक इंक्रीज की है वरुण बेवरेज में, पावर ग्रिड में, वोरिस्क इंजीनियर में, कोचिन शिपयार्ड में, हीरो मोटरकॉर्प और एसआरएफ में। इन कंपनियों के अंदर इंडिया कैपिटल फंड ने अपनी स्टेक इंक्रीज की है। और डिक्रीज कहाँ किया है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, आपका फेवरेट एफले इंडिया, पीएसपी प्रोजेक्ट, बोडल केमिकल, ओरिएंट सीमेंट, डिक्सन टेक्नोलॉजी और आइनॉक्स सिनेमा के अंदर इन्होंने अपनी स्टेक डिक्रीज किया है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने वरुण बेवरेज में, पावर ग्रिड में, हीरो मोटरकॉर्प में, एसआरएफ में और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट ओबरो रियल्टी, इसके अंदर इसने न्यू बाइंग की है, मतलब फ्रेश बाइंग की है इन्होंने इसके अंदर। तो ये काफी सरप्राइजिंग है कि आपको पता है रियल एस्टेट सेक्टर कितना खराब चल रहा है, आपको पता है कोरोना की वजह से कोई सेलिंग नहीं हो रही, सब कुछ बंद है, लेकिन फिर भी इन्होंने ओबरो रियल्टी को खरीदा है। ये काफी सरप्राइजिंग बात है। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों वैनगार्ड फंड पोर्टफोलियो के बारे में जानते हैं। इन्होंने अपनी स्टेक इंक्रीज किया है, या इसने किसी भी कंपनी के अंदर स्टेक डिक्रीज नहीं की। इन्होंने फोर्टिस हेल्थ केयर के अंदर इंक्रीज किया है, फेडरल बैंक के अंदर किया है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस के अंदर किया है, एनसीसी के अंदर किया है, इन्फोसिस के अंदर किया है और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के अंदर किया है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने फोर्टिस हेल्थ केयर के अंदर न्यू बाइंग की है, फ्रेश बाइंग लगभग 102 करोड़ की। अब हम बात करते हैं दोस्तों ओपन हेमियर डेवलपिंग मार्केट फंड के पोर्टफोलियो की। इन्होंने दोस्तों ओबरो रियल्टी के अंदर लगभग 2% हिस्सेदारी बढ़ाई है और एचडीएफसी के अंदर लगभग 0.15% की हिस्सेदारी घटाई है। तो ये कितनी सरप्राइजिंग की बात है दोस्तों। इंडिया की नंबर 1 कंपनी एचडीएफसी, इसके अंदर स्टेक
घटाया जा रहा है और ओबेरॉय रियल्टी के अंदर 2% स्टेक बढ़ाकर लगभग 6.5%, 6.3% स्टेक इन्होंने होल्ड कर लिया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों गवर्नमेंट पेंशन ग्लोबल फंड, उसके पोर्टफोलियो के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इन्होंने जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट के अंदर अपनी स्टेक इंक्रीज की है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस के अंदर इंक्रीज की है, रेमंड के अंदर इंक्रीज की है, पीवीआर के अंदर इंक्रीज की है, डिसमन कार्बोनेट के अंदर इंक्रीज किया है और फेडरल बैंक के अंदर इन्होंने अपनी स्टेक इंक्रीज की है। और घटाई कहाँ पे अपनी स्टेक? बोरोसिल रिनेवा, मैक्स फाइनेंशियल, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम, LIC हाउसिंग फाइनेंस, हैवल्स इंडिया और हीरो मोटर कॉर्प में इन्होंने अपनी स्टेक डिक्रीज की है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, इन्होंने जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट में और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज में न्यू बाइंग की है, फ्रेश बाइंग की है। जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट में लगभग 2.91% और M&M फाइनेंशियल सर्विसेज में 1.16% की न्यू स्टेक होल्ड किया है या इंक्रीज किया है। दोस्तों नेक्स्ट आता है न्यूमोरा इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड। इन्होंने दोस्तों इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी के अंदर अपनी स्टेक इंक्रीज की है और ब्रिज एंटरप्राइज के अंदर अपनी स्टेक डिक्रीज किया है और एयू स्मॉल फाइनेंस के अंदर भी स्टेक डिक्रीज किया है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने सोबा डेवलपर्स में लगभग 2.54% की स्टेक होल्ड कर रखी है और उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ अभी तक। और दोस्तों उसके बाद आता है कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन, इसके अंदर भी इसने 1.49% की स्टेक होल्ड कर रखी है। तो ये भी काफी सरप्राइजिंग बात है दोस्तों कि सोबा डेवलपर्स भी एक रियल एस्टेट की कंपनी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों मैथ्यूज इंडिया फंड के पोर्टफोलियो के बारे में। इन्होंने सिर्फ अपनी स्टेक डिक्रीज की, इन्होंने कहीं इंक्रीज नहीं किया। इन्होंने डिक्रीज किया वीएसटी इंडस्ट्रीज में, सिम्फनी एलटीडी में, जेडायूस वेलनेस एलटीडी में, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस एलटीडी में और डीसीबी बैंक के अंदर उन्होंने अपनी स्टेक डिक्रीज किया है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने अपनी एलेम्बिक फार्मा कंपनी के अंदर अपनी जो स्टेक है वो 1% से नीचे आ गया फर्स्ट टाइम। तो ये भी काफी सरप्राइजिंग बात है, जब फार्मा सेक्टर इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है तो इन्होंने इसके अंदर कम क्यों किया अपनी स्टेक। अब हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पॉपुलर गोल्डमैन सैक्स इंडिया के पोर्टफोलियो के बारे में। दोस्तों इन्होंने अपना स्टेक डिक्रीज किया, इन्होंने कहीं भी स्टेक इंक्रीज नहीं किया। इन्होंने अपना स्टेक डिक्रीज कहाँ क्या किया है? अंबर इंटरप्राइज में, एपीएल अपोलो ट्यूब्स के अंदर, न्यू जनरेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, सपंदा सिम्फनी के अंदर, एपीआर इंडस्ट्रीज के अंदर, टीम लीज सर्विसेज के अंदर इन्होंने इनके अंदर अपना स्टेक डिक्रीज किया। और दोस्तों साथ में इन्होंने डिक्सन टेक्नोलॉजी के अंदर भी 0.25% स्टेक डिक्रीज किया है। और दोस्तों इन्होंने प्रताप स्नैक्स के अंदर लगभग 1% से नीचे होल्डिंग इनकी आ गई है पहली बार। दोस्तों अब हम बात करते हैं पीआई अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में कि इनके पोर्टफोलियो क्या है। दोस्तों इन्होंने भी अपना जो स्टेक है वो डिक्रीज किया है, कहीं भी इंक्रीज नहीं किया है। इन्होंने डिक्रीज किया है एबी कैपिटल के अंदर और एसीजी नेटवर्क के अंदर इन्होंने अपना स्टेक डिक्रीज किया है। और जैसा कि आप देख पा रहे, सरप्राइजिंग बात यह है दोस्तों कि इन्होंने लक्ष्मी विलास बैंक का जो स्टेक है 4% वो एज इट इज रखा है। इन्होंने लक्ष्मी विलास बैंक के अंदर कोई भी खरीदारी या बिकवाली नहीं की। तो ये भी एक सरप्राइजिंग बात है कि आदित्य बिरला कैपिटल के अंदर डिक्रीज हो रही है इनकी स्टेक और लक्ष्मी विलास बैंक के अंदर एज इट इज है। अब दोस्तों हम पहुंचते हैं कंक्लूजन कि लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे दोस्तों, दो सेक्टर पर काफी फोकस किया गया, एक तो रियल एस्टेट और दूसरा दोस्तों ऑटो एंसिलरी, इनके ऊपर काफी फोकस किया गया। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि रियल एस्टेट के ऊपर कैसे क्यों फोकस किया गया है कि बार बार रियल एस्टेट खरीद रही है कंपनी, कोई ओबेरॉय रियल्टी खरीद रही है, कोई सोबा खरीद रही है, कोई कंपनी खरीद रही है। मतलब जैसा कि आप देख पा रहे हो रियल एस्टेट काफी फोकस में है। तो ये ऐसा क्यों है? दोस्तों हम एक सिंपल भाषा में समझते हैं। दो इन्वेस्टर हैं, जैसे एक तरफ रिटेल इन्वेस्टर है और एक तरफ एफआईआई या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। दोस्तों अगर सभी जो रिटेल इन्वेस्टर अगर प्रॉफिट कमाने लग जाएंगे तो जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनको तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब छोटे इन्वेस्टर बेचते हैं तो बड़े इन्वेस्टर खरीदते हैं और जब बड़े इन्वेस्टर बेचते हैं तो छोटे इन्वेस्टर को मजबूरी में खरीदना पड़ता है कि सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वो खरीद लेते हैं और बाद में वो फंस जाते हैं। तो दोस्तों ये सीन ऐसा ही है। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कि मैं अगर आपको बोलूँ कि आप इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस खरीद लो, आप बोलोगे अरे क्या बात कर रहे हो, इतने खराब शेयर जो इतने ऊपर से लगभग 800 से लगभग 80 रुपये आ गया तो उसको मैं कैसे खरीद लूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत खराब शेयर, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। आपने लगा नहीं खरीदूंगा, लेकिन उसके बाद आपने फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और सभी टीवी चैनल पे मैक्सिमम एक ही बात सुनोगे, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस इतना अच्छा हो गया, उसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो सब क्लियर हो गई है, वहां से कोर्ट से उसका नोटिस आ गया, वो भी वहां पे क्लीन चिट मिल गई है। तो आपका जो मेंटेलिटी है वो चेंज हो जाएगी कि एक आदमी के कहने से आप नहीं मानो, लेकिन अगर 50 आदमी, 100 आदमी, 1000 आदमी किसी एक चीज के बारे में आपको बताएंगे तो आप उसको सही मान लोगे और आप सोच लोगे हाँ यार इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस सही है और आप उसको खरीद लोगे। तो यही साइकोलॉजी है, इसी साइकोलॉजी ऊपर मार्केट काम करता है और इसी साइकोलॉजी के ऊपर बड़े इन्वेस्टर काम करते हैं। वो ऐसा
सिनेरियो क्रिएट कर देते हैं कि आप उस स्टॉक खरीदना शुरू कर देते हो और वो अपना स्टॉक बेचना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि मार्केट में 2 सेक्टर के ऊपर काफ़ी ग्लो आया हुआ है, जैसे एफएमसीजी और फार्मा। जब आपको लोग कहेंगे कि यार फार्मा खरीदो या एफएमसीजी खरीदो, भाई मैं ये नहीं कह रहा कि आप खरीदो या मत खरीदो, लेकिन मैं अपनी सोच बता रहा हूँ कि जब उनसे पूछे यार क्यों खरीद लें, जब पूरा मार्केट लगभग 25 से 30% डाउन पड़ा है और फार्मा और एफएमसीजी स्टॉक हैं वो अपने हाई पे चल रहे हैं, 52 हाई पे, वहां क्यों खरीद लें? भाई जब मार्केट में अच्छे सस्ते शेयर मिल रहे हैं हमें तो उनको खरीदने की जरूरत क्या है, क्यों खरीदें हम उसको? लेकिन लोग फिर भी उसको खरीद रहे हैं। और ये बाद में अगर डाउन आएंगे, चांस ज्यादा क्या है, ऊपर जाने के चांस ज्यादा है, नीचे आने के चांस ज्यादा है? आप बताओ कि जब कोई 52 वीक हाई पे चल रहा है कोई शेयर और मार्केट सिनेरियो इतनी खराब है तो वहां पे भी लोग खरीद रहे हैं, तो मैक्सिमम चांस तो डाउन आने के हैं, अब जाने के चांस तो कम है, लेकिन फिर भी लोग खरीद रहे हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एफआईआई रियल एस्टेट में इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है, दोस्तों मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मैं अपनी सोच आपको बता रहा हूं कि मेरा ऐसा मानना है कि एफआईआई को पता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्योंकि उनको पता है, सब कुछ पता रहता है, क्योंकि वो अपने से बहुत आगे हैं। आपको पता है दोस्तों, अभी कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमी काफी डाउन आ गई है। अगर इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट कर दो। क्योंकि अगर रियल एस्टेट सेक्टर बूस्ट हो जाएगा, अगर लोग बाग घर खरीदेंगे तो लोन लेंगे, इससे एनबीएफसी और बैंक का भी प्रॉफिट होगा। तो घर खरीदेंगे तो उसको और काफी सामान खरीदने पड़ेगा, जिससे जो एक इकोनॉमी का जो साइकिल है ना वो बन जाता है और उससे इकोनॉमी वापस अपनी ग्रोथ पकड़ लेती है। तो दोस्तों जैसे ही कोरोना वायरस खत्म होता है या फिर ये सब सिनेरियो पेंडेमिक खत्म होगा तो हो सकता है गवर्नमेंट रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट दे, और इसीलिए एफआईआई जो बड़े इन्वेस्टर है वो अभी सस्ते भाव पे रियल एस्टेट सेक्टर के शेयर को आराम से खरीद पा रहे, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर तो खरीद नहीं रहे, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे उसके अंदर, वो तो बेच ही रहे हैं। तो एफआईआई आराम से उसको इकट्ठा कर रहे हैं, और जैसे ही जब ये खबर आएगी कि सरकार ने ऐसा बूस्ट कर दिया, तो क्योंकि मैक्सिमम शेयर तो एफआईआई के पास है, वो तो बेचेंगे नहीं, तो मार्केट में जो फ्री स्टॉक है वो कम हो जाएंगे। तो मार्केट के अंदर स्टॉक की डिमांड आ गई जब सरकार ने इसका अनाउंस किया, और शेयर ऊपर बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि शेयर तो है ही नहीं, फ्री शेयर तो मार्केट के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, बहुत कम है जो कि लोग खरीद ले, और फिर ऊपर बढ़ता जाएगा। उसके बाद जब काफी ऊपर बढ़ जाएगा तो काफी और अच्छी न्यूज आने लग जाएंगी कि भाई रियल एस्टेट तो 5 साल के लिए अब तो कुछ भी हो सकता है, रियल एस्टेट में तो बहुत ऊपर जा सकता है, आप पता नहीं क्या बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे रियल एस्टेट सेक्टर में, आप पैसा रियल एस्टेट सेक्टर में लगाओ। तो जैसे ही आपने सभी जगह देखा, टीवी पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह आपने ये देखना शुरू किया रियल एस्टेट सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है और आने वाले समय में बहुत अच्छा करेगा, उस टाइम रिटेल इन्वेस्टर पूरी तरह से उसके ऊपर खरीदने के लिए कूदेगा, और उस टाइम जो एफआईआई है, बड़े इन्वेस्टर है, वो धीरे धीरे अपना स्टेक निकाल देंगे, और उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर फंस जाता है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये जो रिसर्च मैंने की है वो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।